हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, एक सफ़र पर निकलते हैं जो इन दिनों आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है। वैसे तो आपके हथेली में, आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया बंद है, जो चाहे तुरंत सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मुट्ठी में एक और पड़ाव, एक अध्याय बंद करेंगे और आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के दोस्तों उस पन्ने की जिसको लेकर के आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लेकर के, जो कि अपने संविधान में देखेंगे तो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है इनका वर्णन, जो कि दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व अपने संविधान में कहां से सम्मिलित किए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से सम्मिलित किया गया है। तो एक एक करके इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रावधानों को जानने से पहले जरा एक नजर डालें कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लेकर के संविधान के विशेषज्ञों ने अलग अलग क्या स्टेटमेंट दिया। सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट हम लोगों के एग्जाम में। तो आइए एक एक महत्वपूर्ण संविधान विशेषज्ञों के स्टेटमेंट को सबसे पहले जानते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आपके एग्जाम में ध्यान रखेंगे, इस कॉलम से डायरेक्ट रूप से दोस्तों क्वेश्चन स्टेटमेंट के लेकर के स्टेटमेंट को लेके पूछ लिए जाते हैं। निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। जैसे ये स्टेटमेंट पूछेगा, मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आप सभी जानते हैं संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर इन्हीं का नाम दर्ज हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये स्टेटमेंट हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, याद करिएगा। दूसरा चर्चित स्टेटमेंट देखा जाए जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछ चुका है, निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर होता है। और यह स्टेटमेंट किसका है, तो प्रोफेसर केटी शाह जी का यह स्टेटमेंट है। संविधान विशेषज्ञों में इनका भी नाम सबसे अग्रणी दर्ज होता है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट है और सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो कि दोस्तों संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण रोल, भूमिका इन्हीं की थी। इनका स्टेटमेंट दोस्तों एकदम साफ शब्दों में स्पष्ट कर देता है, क्या है, निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं, केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं, इसके बजाय ये अनुदेशों के दस्तावेजों के रूप में है और जो भी सत्ता में आएगा उसे इसका आदर, यानी उसे इसका आदर करना ही होगा, उसे इसका आदर करना ही होगा। स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, बहुत ही खास, यहां से करिएगा। इसके बाद दोस्तों चर्चित स्टेटमेंट निदेशक तत्व उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो केसी वियर का ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद चर्चित स्टेटमेंट आता है भारतीय संविधान का यह भाग जो फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है। यानी नीति निदेशक तत्वों को लेकर के ये स्टेटमेंट दोस्तों सर आइवर जेनिंग्स का क्या है कि निदेशक तत्व भारतीय संविधान का यह भाग, यानी निदेशक तत्वों को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है, जबकि समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। नीति निदेशक तत्वों को लेकर के ये स्टेटमेंट सर आइवर जेनिंग्स का बनता है। इसके बाद एक स्टेटमेंट और चर्चित आता है, इन निदेशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, यानी राज्यों के सकारात्मक दायित्व के रूप में ये राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है पायली का। इन सभी स्टेटमेंट को
यहाँ से नोट करिएगा और इन पर नज़र रखिएगा, एग्जाम में टपक सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करेंगे संविधान के इस भाग के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जिनका है वर्णन। तो एक एक आर्टिकल में क्या क्या बातें करी गई हैं, कौन कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है, इस पर नजर डालेंगे हम सभी लोग फटाफट। तो सबसे पहले दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कुछ पॉइंट्स यहां से जरूर नोट करेंगे। नीति निर्देशक तत्व राज्य के निर्देश हैं ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सकें, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है इनका शाब्दिक निहितार्थ लिया जाए तो ये एक प्रकार से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं इस उद्देश्य के लिए ताकि राज्य जिस उत्तरदायित्व के लिए गठित हुए हैं उस मूलभूत आदर्श को प्राप्त कर सकें। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करते हैं। हालांकि दोस्तों इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माना गया है, यह भी ध्यान रखिएगा, न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में न्यायालय प्रवर्तनीय नियम लगा सकता है लेकिन इसमें नहीं बनता है। अब आइए जो अनुच्छेद 36 से लेकर के हम लोग 51 तक बात कर रहे हैं, हर अनुच्छेद में क्या क्या चीजें वर्णित की गई। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में जाएंगे आप, आर्टिकल 36, तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा आपको मिलेगी। जब आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 36 का संबंध किससे होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत यहीं से हो रही है। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का यहां पर आपको मिलेगा वर्णन, अनुच्छेद 36, ये ध्यान रखिएगा। जब आप अनुच्छेद 37 के पास जाएंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें स्पष्ट रूप से दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और न्यायालयों के बीच के जो संबंध होंगे उनके बारे में। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में इसे मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। ठीक है भाई, ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकारें इसको मानेंगी नहीं, इसको लागू नहीं करेंगी, क्योंकि राज्य सरकारों का मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और इसके लिए इसके सिद्धांतों को लागू करना राज्य सरकारों का कर्तव्य माना जाएगा। क्लियर? तो ये 37 कहता है। 38 में जब आप पहुंचेंगे तो 38 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी बनता है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। जैसे दोस्तों जब हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो वहां पे 3 प्रकार की न्याय की चर्चा होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। पढ़ा है आप सबने? तो प्रस्तावना में जो घोषणा करी गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय होंगे, ये न्याय कहां पर आपको प्रवर्तनीय प्राप्त होते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और ये होंगे आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38 में ये हमको प्राप्त होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना, पहला इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 38 का मामला। 38 में ही आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना, यानी दोस्तों ध्यान रखना जरूरी नहीं है लेकिन करने का प्रयास करना, ये यहां से अनुच्छेद 38 की विशेषता बनती है। इसी तरह से इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो आर्टिकल 39 है ये सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में बनता है। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 39 में क्या क्या बातें करी गई हैं, आइए एक एक करके बात करते हैं। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार इसी में दोस्तों दर्ज किया गया। हालांकि ध्यान रखना ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मूल अधिकार नहीं माना जाएगा, लेकिन पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार यहां पर सुनिश्चित किया गया है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व, इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारें निर्वाहित करें।
धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो, स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ध्यान रखना, यह भी दोस्तों फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये राज्यों से दोस्तों उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा कार्य करें या ऐसे प्रावधान करें जिसमें स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्धारण किया जा सके। ये 39 में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यह भी सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। अनुच्छेद 39। फिर आगे बढ़ेंगे 39 में, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधा प्रदान करना और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, यह भी इसका उत्तरदायित्व होगा। इस पॉइंट्स को अगर देखा जाए, यानी ये पॉइंट्स दोस्तों जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसको संविधान संशोधन 42वां द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 39 में दर्ज होता है। 39 क में जब आप जाएंगे, ये 39 क अगर देखेंगे दोस्तों, तो यह भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ही इसमें सम्मिलित किया गया। इसमें क्या बात कही गई? समान अवसर के आधार पर समान न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, सभी के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, यह भी क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य का उत्तरदायित्व बनेगा। तो अनुच्छेद 39 दोस्तों 39 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको यहां से पकड़ के लेके चलेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल है आपसे, वो है अनुच्छेद 40। यही वो अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों का गठन करने तथा उनको स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति देने का प्राधिकार या वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंध रखता है। 41 में जब पहुंचेंगे तो कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करे, यह उपबंध अनुच्छेद 41 करता है। आगे बढ़ेंगे 42 में, तो ये क्या करेगा? कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करने का उत्तरदायित्व अनुच्छेद 42 लेकर के यहां पर बैठता है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 43 दोस्तों आ जाइए, ये भी बहुत ही काम का अनुच्छेद है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ रहा है। अनुच्छेद 43, 43 क, 43 ख, तीनों को लेके कंफ्यूजन यहां से दूर करेंगे। कर्मगारों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करने की जो बात है, यह अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 क में जब आप आएंगे तो यह उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको सम्मिलित किया गया है। 43 ख में जब आप आएंगे तो ये क्या करता है? सहकारी समितियों का उन्नयन, इसको दोस्तों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 43 क और 43 ख इनको यहां से पकड़ करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 44 पर आएंगे तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना, नागरिकों के लिए क्या है? समान नागरिक संहिता लागू करना, इसका उत्तरदायित्व होता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल, यह उत्तरदायित्व जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया। अनुच्छेद 46 में आप आएंगे तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, इसका उत्तरदायित्व हो जाता है। इसको अनुच्छेद 46 से पकड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों 47 पर जब आप पहुंचेंगे तो ये क्या क्या बात करता है? ये करता है लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का ये प्रयास करेगा।
ये यहाँ से इंपॉर्टेंस होगा। इसी तरह से 48 में जब आप चलेंगे तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार करना तथा गाय बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण सुधार करना, उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना, ये अनुच्छेद 48 में वर्णित है। यही दोस्तों अनुच्छेद 48 को आपको कंफ्यूज करता है। 48 क में जब आप जाते हैं तो इसमें पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना, इसका वर्णन होता है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा चिन्हित है। तो ध्यान रखना 48 में क्या करना है। 48 में दोस्तों कृषि तथा पशुपालन से जुड़े मामले होंगे और 48 को पर्यावरण, उसके संरक्षण संवर्धन से जुड़े मामले बनेंगे। 49 में जब आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना, यह यहां से निकल करके आएगा। 50 में क्या मिलता है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण का मामला अनुच्छेद 50 में दर्ज होता है। और फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 51 की, जो कि दोस्तों इसका अंतिम अनुच्छेद होता है। यह क्या आपसे कहता है, राज्यों से क्या कहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहित देने का प्रयास करना, विदेश नीति हेतु आदर्श मानते हुए विदेश नीति के आदर्शवाद को स्थापित करने का ये संदेश लेकर के आता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो बहुत काम की चीजें हो जाती हैं संविधान के इस विस्तृत व्याख्या में दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले के अंतर्गत दर्ज होते हैं। और संविधान का ये भाग अपने एग्जाम में लगातार छप रहा है। कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बिना वो एग्जाम पूर्ण ही नहीं माना जाता है। तो एग्जाम देने जाने से पहले एक नजर इस पर जरूर डालेंगे, जो कि दोस्तों सभी पॉइंट्स का संग्रह आपके एग्जाम के लिए इस क्लास के माध्यम से पहुंचेगी। तो रखिए अपना विशेष ख्याल, आगे की ओर बढ़ते रहिए दोस्तों, शिद्दत के साथ जो संकल्प लिया है उसे सिद्ध करना है। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद।